पेपर लीक मामले में सख्त सजा के प्रावधानों के साथ आज लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया है, लेकिन इस पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो पाई क्योंकि प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस के एक्शन पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है। इसे लेकर आज सदन में दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। इससे पहले आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले जब पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो एनडीए सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए संसद में आखिर आज क्या हुआ? देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री ने जब टास्क फोर्स का ऐलान किया उससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी छात्र वापस अपनी जगह से चले गए तो ऐसा लग रहा था कि सारा मामला अब ठंडा पड़ चुका है, अब संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से चलेगी। और ये सुनिश्चित भी किया गया था कि आज सुबह पेपर लीक वाले मामले में सख्त सजा के प्रावधानों के साथ इस बिल को, संशोधित बिल को पेश किया जाएगा और चर्चा के बाद इसे पारित करा लिया जाएगा। यहाँ पे 6 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया था। भाजपा की तरफ से युवा जो नेता हैं उनको रखा गया था इस बिल पर बोलने के लिए। मिसाल के तौर पर बांसी स्वराज जैसे नेता को बोलना था, लेकिन संसद की कार्रवाई शुरू होते ही माहौल यहाँ पे काफी गर्मा गर्मी वाला रहा। संसद भवन परिसर में सबसे पहले विपक्षी पार्टी इस बात पर अड़े रहे कि सिर्फ इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पे उनको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने जिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की वो निंदनीय है, स्वीकार योग्य नहीं है। इस पर चर्चा कराई जाए 267 के तहत, और चर्चा कराने के साथ इस पर माफी मांगी जाए, तब हम सदन की कार्रवाई चलने देंगे। इसको लेके एक पूरा विपक्षी सांसदों ने संसद भवन का परिसर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बीच वहां पहुंच गए धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व शिक्षा मंत्री। जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां पे पहुंचे, सत्ताधारी दल के नेता वहां पे थे, सांसद वहां पे थे। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और काफी देर तक नारे लगा और जोरदार तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करते हुए उनको मकर द्वार से अंदर ले जाया गया। तो विपक्षी पार्टी का प्रदर्शन, सत्ता पक्ष धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करना जाहिर तौर पर दर्शा था कि शायद आज सदन में गहमागहमी रहेगी। सदन की शुरुआत हुई लोकसभा में जैसे ही जितेंद्र सिंह ने, जो एमओएस पीएमओ हैं, उन्होंने इस बिल को पेश किया। विपक्षी सांसद इस पर हंगामा करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल पर चर्चा तो बाद में होगी, पहले पुलिस के जो कार्रवाई हुई थी उस पर चर्चा कराई जाए और गृह मंत्री इस्तीफा मांगे। लेकिन इस पर बात बनी नहीं और हर बार सदन की कार्रवाई शुरू होती रही, स्थगित होती रही, स्थगित होती रही। अभी भी यह सिलसिला जारी है। आज सदन की कार्रवाई चल पाएगी, इसकी संभावना भी कम दिख रही है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। परीक्षा में सुधार और पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स बना दिया है। इसके मुखिया नंदन नीलेकनी होंगे। इसके अलावा इसरो के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ, पूर्व आईबी चीफ तपन डेका, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव और सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अनिता करवाल और पूर्व आईएएस अमृतलाल मीना भी इस टास्क फोर्स के सदस्य है। ये टास्क फोर्स परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का काम करेगी। परीक्षा की पद्धति को भरोसेमंद, ट्रांसपेरेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त बनाने का काम भी करेगी। नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में गठित इस टास्क फोर्स में कई विशेषज्ञों को जगह दी गई है। वहीं दिल्ली में धरना प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि धरना प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में एक प्रोटोकॉल बनाने की भी वकालत की है। अदालत में आज की कार्यवाही की डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। 20 तारीख को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था। इस मामले में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस भी चलाई थी। ये पुलिस की ज्यादतियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धरना प्रदर्शन करना आम आदमी का संवैधानिक अधिकार है और अगर कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जान कीमती है, चाहे वो आम आदमी को हो या पुलिस की हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस के कर्मी थे उनको प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिए जाने के ऊपर भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है इस मामले में एक राष्ट्रीय गाइडलाइंस प्रोटोकॉल पालन करने की जरूरत है, एक गाइडलाइंस लाने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारी और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के दाखिल की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इन सभी याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इन सारी याचिकाओं की सुनवाई करेगा। और आवाज अड्डा में भी आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। इस्तीफा स्वीकार, हंगामा बरकरार।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज आम आदमी पार्टी एथेनॉल के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक पर छात्रों ने सरकार को झुकाया और दबाव में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि अब मोदी जी E20 का मसला भी सुलझा दे। केजरीवाल ने 1 अगस्त से नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 के आयोजन का ऐलान किया है। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। तो इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20। इसमें हमें उम्मीद है कि हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप घर के लिए स्टील के बर्तन, प्रेशर कुकर या थर्मस खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहे। ग्लोबल स्टील की कीमतों में तेजी और कच्चे माल की बढ़ती लागत का असर आपके किचन के बजट को बिगाड़ सकता है। देखिए संवाददाता दीपाली नंदा की ये रिपोर्ट। स्टील के बर्तन, कुकर और थर्मस अब महंगे हो गए हैं। रिटेल की बात करें तो किचन में जो सामान इस्तेमाल होता है, खासतौर पर अगर हम बर्तन की बात करें, कढ़ाई हो, प्रेशर कुकर हो, थर्मस हो या फिर दूसरी क्रॉकरी सेट हो, 10 से 12% तक रिटेल में इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो जून के महीने में कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, खासतौर पर अगर मैं स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की महंगाई की बात करूं तो मई के 6.4% से बढ़कर ये जून में 7.1% तक आ गई है। वहीं प्रेशर कुकर और जो पैन होते हैं उनकी कीमतों की बात करें तो उनमें भी 4.7% का इजाफा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ जो इस तरह के थर्मस है या फिर कैसेरोल आप यहां पर देख रहे हैं वो भी महंगे हो गए हैं। अगर मैं एग्जैक्ट आपको परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो 2.7% से बढ़कर ये 3% पर बढ़ गए हैं। स्टील ही नहीं बल्कि जो दूसरे धातु के बर्तन हैं उनमें भी महंगाई का असर देखने को मिला है। अगर मैं नॉन स्टिक कुकवेयर की बात करूं या बर्तनों की बात करूं तो इसकी जो महंगाई है वो 3.8% पर आ गई है। वजह यही है जो कंपनियों की तरफ से बताया गया है कि लगातार ग्लोबली देखा जाए तो स्टील की कीमतों में इजाफा हुआ है। कच्चे माल की जो बढ़ी हुई लागत है अब उसका असर है कि कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर इसका इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया है। कस्टमर अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये प्राइजेस। कस्टमर सोचता है कि भाई 15-16%, 20% प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है, ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कस्टमर जी। मतलब अगर कोई कुकर 3000 का है तो जिस तरह से आपने बताया 8% कर तो वो 3500 के आसपास जी। जो 3000 का कुकर है वो 3240 और अब 3540 जी 8% करके कंपनी रेट बढ़ा रही है और आगे भी कुछ अच्छे आसार नहीं है। तो साफ तौर पर जो इस तरह के स्टेनलेस स्टील के बर्तन है उनकी कीमतों में असर देखने को मिल रहा है और जानकारों का मानना है कि अगले कुछ महीनों तक ये दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस साल के आखिर तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि स्टील की कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिले। दीपाली नंदा, नोएडा। भारत में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब विदेशी बाजारों में तेजी से अपनी पहचान बना रही है। पिछली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रिक कारों का एक्सपोर्ट 14 गुना बढ़ गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, अमेरिका ईरान तनाव और दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग सभी देशों में बढ़ी है और इसका जो फायदा है वो भारत के जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हो रहा है, क्योंकि भारत से इलेक्ट्रिक कारों का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। जो आंकड़े कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो एक्सपोर्ट है वो 14 गुना बढ़ा है पिछले क्वार्टर में। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो इसके पहले के साल में जो एक्सपोर्ट था वो सिर्फ 1122 इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वो भारत से एक्सपोर्ट हुई थी, जबकि इस बार 15,600 के करीब इलेक्ट्रिक कारें एक्सपोर्ट हुई हैं। इसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो मारुति सुजुकी की जो ई विटारा है उसका है। 15,200 अकेले उसकी गाड़ियां हैं और बाकी जो हैं बाकी कार मैन्युफैक्चरर, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या महिंद्रा की गाड़ियां इसमें मौजूद हैं। इसी के साथ जो ई विटारा है वो देश की तीसरी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ी बन गई है और 47 देशों में करीब इसका एक्सपोर्ट हुआ है। बाकी जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपने एक्सपोर्ट की बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इस पूरे संकट की वजह से इलेक्ट्रिक कारों का बाजार जो है
वो काफी तेज चल निकला है और इससे भारतीय कार मैन्युफैक्चरर्स को फायदा दिख रहा है। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी और बेहतर ग्लोबल सेंटिमेंट ने बाजार में फिर से जोश भर दिया। आज के बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। तो कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन काफी शानदार रहा बाजार के लिए। पिछले हफ्ते जो बड़ी गिरावट हमने देखी, इस हफ्ते की काफी अच्छी शुरुआत हुई है और जो क्रूड में आज हमें कूल ऑफ देखने को मिला और रुपए में आज मजबूती थी, उसकी वजह से भारतीय बाजारों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो निफ्टी यहां पर करीब 1% के गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा सेंसेक्स भी 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक यहां पर भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, करीब 400 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज इन्होंने भी बाजार का साथ दिया और आउट परफॉर्मेंस यहां पर भी हमें देखने को मिली। सेक्टोरियल पिक्चर देखें तो आज काफी अच्छी नजर आ रही है। इंडिया विक्स यहां पर करीब 10% का कूल ऑफ हमें देखने को मिला और यहां से पूरे मार्केट में जो है वो हमें गेंस दिखाई दिए। बात करें हीरो ऑफ द डे यानी हीरो ऑफ द सेक्टर की, तो यहां पर आईटी 2.5% के गेंस यहां पर देखने को मिले। इसके अलावा रियलिटी में भी आज अच्छा खासा कारोबार देखने को मिला और बाकी सारे ही इंडेक्स एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, कैपिटल मार्केट, डिफेंस, पीएसयू, फाइनेंशियल, सारे ही इंडेक्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। अगर निफ्टी 50 गेनर्स की अगर आज लिस्ट देखें तो यहाँ पर इटर्नल करीब 6% के गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा जो कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ वहां से इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। इन्फोसिस, सारे ही आईटी काउंटर आज चल रहे थे तो इन्फोसिस यहाँ पर 4% के गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, ये भी निफ्टी 50 की बढ़ने वाली लिस्ट में शामिल था। लेकिन गिरने वाले लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर ओएनजीसी क्रूड में जो नरमी आई वहां से यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ और सिप्ला, ये सारे जो काउंटर्स थे इन्होंने जो है आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज आईटी सेक्टर ने काफी अच्छा सपोर्ट किया मार्केट को। इन्फोसिस, कोफोर्ज, एलटीएम, एलएनटी टेक सर्विस, सारे ही टॉप लीडर जो है वो यहाँ पर आईटी से हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन रियलिटी यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिली। लोधा ब्रिगेड, प्रेस्टीज एस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने आज रियलिटी स्पेस को लीड किया। तो बाजार का ओवरऑल मूड माहौल जो है वो आज काफी अच्छा देखने को मिला। गुजरात में भारी बारिश का असर अब औद्योगिक इलाकों पर भी साफ नजर आ रहा है। साणंद जीआईडीसी में 4 दिन तक बिजली गुल रहने से छोटे उद्योगों का उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। जीआईडीसी में जगह जगह पानी भरा है और कई छोटी इकाइयों को बिजली नहीं मिलने से करोड़ों रुपए का प्रोडक्शन लॉस हुआ है। बड़ी इंडस्ट्री ने कैप्टिव पावर से काम शुरू कर दिया है, जबकि छोटे उद्योगों में बिजली के अभाव में उत्पादन बंद है। कई यूनिट्स खुद पंप लगाकर पानी निकाल रही है। हालात से नाराज साणंद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा निकालकर ज्ञापन सौंपा। साणंद के छोटे उद्योगों की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त हम साणंद में एक पंप बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री में मौजूद है। बारिश की वजह से, जलभराव की वजह से क्या प्रॉब्लम है, आइए उनके ओनर से जानते हैं। बताइए कि आपकी फैक्ट्री कितने दिन से बंद है और आपको क्या लॉस है? लास्ट 4-5 दिन से फैक्ट्री बंद है, बिल्कुल पावर है नहीं और मैं गिनूं तो मेरा हर दिन का लॉस और मेरा जो ऑर्डर कैंसिल होने वाला है, जो हमारी साथ बड़ी मल्टीपल कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसका ऑर्डर हम 30 तारीख तक हम डिस्पैच नहीं करें तो हमारा ऑर्डर एक कैंसिल होता है तो मिनिमम हमें 1 करोड़ का लॉस है। आइए हम साणंद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात करते हैं। अजीत भाई, ये बताइए कि ओवरऑल साणंद में क्या स्थिति है, कितना लॉस है, कितनी फैक्ट्री इफेक्टेड है और आप आगे भी क्या करेंगे? साणंद जेडीसी में जो अभी 4 दिन पहले बहुत बारिश हुई, उसके कारण जल भराव के कारण लगभग 50 इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई है। पिछले 5 दिन से पावर नहीं है। जो 50 इंडस्ट्रीज है उसमें 10 से ज्यादा फैक्ट्री में पानी भर गया था और यहाँ से पानी का निकाल का कोई व्यवस्था जो बनाई है वो भी सक्सेस नहीं है। 2 साल पहले भी यही परिस्थिति हुई थी और आज भी उससे भी बुरी परिस्थिति हो रही है। तो इंडस्ट्रीज के लिए हमारी मांग है कि भाई ये इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन लाइए। 5 दिन में यहाँ का लॉस अगर गिनने जाए तो 100 करोड़ के ऊपर लॉस है। मेरे पास 3-4 कंपनी का मेल भी आया है कि जिसमें वो लोग का 10 करोड़ से ज्यादा लॉस है। तो छोटी छोटी कंपनियों का लॉस तो मैं नहीं गिन रहा हूँ। हम लोग आज इसके लिए ही एक प्रोटेस्ट निकाल के जेडीसी की ऑफिस गए और हमने एक आवेदन पत्र दिया है कि भाई ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन लाइए। तो साणंद इतना शानदार एस्टेट है, यहाँ स्मार्ट इंडस्ट्री में इनकी गिनती होती है, फिर भी हर मानसून में ये प्रॉब्लम होती ही है।
उम्मीद करें कि अब से जाकर आगे कोई भी समस्या न हो। केतन जोशी, साणंद। देश में मॉनसून अब आफत बनकर बरस रहा है। गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर यूपी बिहार तक बारिश ने तबाही मचा दी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदी गांवों को निगल रही है। हजारों लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। हाईवे बंद है, खेत डूब चुके हैं और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। देखिए देश भर में बारिश और बाढ़ से हुई तबाही पर यह रिपोर्ट। गुजरात में बारिश ने तबाही की ऐसी तस्वीर दिखाई कि 10 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों घर पानी से घिर गए हैं और करीब 38,000 लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना मोर्चे पर तैनात है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीर गुजरात के साबरकांठा की है, जहां उफनती साबरमती नदी ने कुछ ही सेकंड में ट्रैक्टर ट्राली को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद नदी में रेत भरने पहुंचे लोग तेज बहाव में फंस गए। देखते ही देखते ट्रैक्टर पानी में समा गया। खेड़ा जिले में बारिश ने खेत, फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप और सोलर प्लांट तक डुबो दिए। एपीएमसी मंडी, सरकारी दफ्तर और बाजार पानी में डूबे हैं। बारिश थमे एक दिन से ज्यादा हो चुका, लेकिन जल भराव अब भी लोगों की परीक्षा ले रहा है। पाटन में तेज बहाव के बीच एक ट्रक पलट गया और सुईगाम राधनपुर हाईवे बंद करना पड़ा। कई गांवों का संपर्क कट गया। बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे राधनपुर के विधायक लविंजी ठाकुर खुद दलदल में फंस गए। हालात ऐसे बन गए कि लोगों की मदद करने पहुंचे विधायक को पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर बाहर निकाला। हालांकि गुजरात के सूरत में पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद अब हालात सामान्य हैं। बारिश का कहर सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं, जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। रामबन में भीषण भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे प्रभावित हो गया। वहीं पुंछ के मुगल रोड पर कई जगह मलबा गिरने से आवाजाही बाधित है। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी का कटान लगातार गांवों को निगल रहा है। 7 दिन में कई मकान नदी में समा चुके हैं और अब प्राइमरी स्कूल भी कटान की जद में है। मानसून की ये मार बता रही है कि बारिश सिर्फ राहत नहीं, कई बार सबसे बड़ी आफत भी बन जाती है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। आज से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर दान चोरी मामले की सुनवाई शुरू हुई। सरकार ने कोर्ट को एसआईटी के गठन की जानकारी दी। सरकार की तरफ से बताया गया कि किरण एस एसआईटी के प्रमुख है और उनके बाद डीआईजी पुलिस, आईजी पुलिस और एसपी स्तर के अधिकारी है। सीजीआई ने कहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एसआईटी में होना चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को नकारते हुए कहा कि हम निगरानी नहीं करेंगे, लेकिन जांच निष्पक्ष, सही और पारदर्शी होनी चाहिए। कोर्ट में अब 3 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। यूपी का मुसलमान वोट बिखर न जाए, इसके लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नई चाल चल दी है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। ओवैसी के ऑफर पर अखिलेश यादव ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। ओवैसी को अखिलेश के जवाब का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को गठबंधन ना करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के करीब 20% मुस्लिम मतदाता करीब 50 सीटों पर हार जीत तय करते हैं और इन्हीं पर ओवैसी की नजर है। मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। मीराबाई चानू ने विमेंस वेटलिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 190 किलो वजन उठाया। मीराबाई का यह लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड है। भारत के नाम अब कुल 4 मेडल हो गए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ऋषिकांत सिंह ने मेंस 60 किलोग्राम और राजा मुथुपांडी ने मेंस 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो वहीं झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अब भारत मेडल टैली में 8वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 17 गोल्ड मेडल समेत 39 मेडल के साथ टॉप पर बना हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि हाँ, इस बार में मैं मेडल दे तो पाऊंगी, पर मैं रिकॉर्ड भी कर पाएगी कि नहीं। बहुत सारी मेरे ऊपर प्रेशर भी थे इंडिया के पूरा फ्रेंड्स की वजह से, और मेरा पूरा इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा 3rd गोल्ड है और मेरा 4th मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का। इससे और ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा। भारत के खिलाड़ियों ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्कॉटलैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सराहना की। मुझे सदन को ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।